ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। पिछले महीने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। इस चुनाव के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। ईरान में चुनाव के नियमों के मुताबिक जो भी उम्मीदवार होते हैं, पहले उनके आवेदन को वहां की गार्जियन काउंसिल देखती है और उसकी मंजूरी के बाद ही वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं। इस बार चुनाव के लिए करीब 80 दावेदार थे, लेकिन गार्जियन काउंसिल ने उनमें से 6 को चुनाव लड़ने के योग्य पाया है। पहले उम्मीदवार सईद जलीली राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के पूर्व सचिव रह चुके हैं। पश्चिमी देशों और ईरान के बीच जो परमाणु हथियारों पर बातचीत हुई थी, वो उसके वार्ताकार रहे हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के बहुत करीब हैं और शायद उनकी पसंद भी हैं। दूसरे उम्मीदवार मोहम्मद बाकिर कालीबाफ हैं, जो संसद के मौजूदा स्पीकर हैं। मोहम्मद बाकिर तेहरान के मेयर और शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख भी रह चुके हैं। वो ईरानी पुलिस के प्रमुख की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। BBC फारसी के मुताबिक चुनाव को लेकर ईरान में लोगों का मूड कोई खास अच्छा नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सर्वोच्च नेता अली खामनेई के पूरी तरह वफादार थे। खामनेई ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो ईरान में स्थायित्व और मौजूदा सिस्टम को जारी रखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि उनके लिए यही अहम है कि उनके करीबी लोग सत्ता के शीर्ष स्थानों पर बैठे रहें। यही बात बहुत सारे ईरान के लोगों को, खासकर युवाओं को पसंद नहीं आ रही है। चुनाव के बाद कौन ईरान का अगला राष्ट्रपति होगा, यह तो वहां के मतदाता तय करेंगे, लेकिन यह सवाल सबके जहन में है कि क्या नए राष्ट्रपति के बाद से ईरान और बाकी दुनिया के साथ उसके रिश्तों पर कुछ असर पड़ेगा। खासकर भारत को लेकर क्या कुछ बदल सकता है। तुर्की के अंकारा में मौजूद यल्दिरिम बेयाजिद यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के असिस्टेंट प्रोफेसर उमैर अनस BBC से कहते हैं कि ईरान और भारत के बीच में संबंध और उसकी बुनियाद क्षेत्रीय सुरक्षा पर आधारित है। अनस कहते हैं कि यही वजह है कि भारत और ईरान की अफगानिस्तान और मध्य एशिया के मुद्दों पर एक राय है। दोनों देश इनसे जुड़े मामलों में एक दूसरे की मदद करते हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया जैसे यूरेशिया के इलाकों पर भी दोनों की समझ एक ही है कि किस तरह इन जगहों पर स्थिरता होनी चाहिए। वे कहते हैं ये मूलभूत सिद्धांत दोनों देशों के संबंधों को चुनावों से परे बनाते हैं। कोई भी राष्ट्रपति आए तो हल्का फुल्का असर पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर कोई सुधारकारी राष्ट्रपति आते हैं तो इससे संबंधों में तब्दीली नहीं आएगी। नए राष्ट्रपति के आने से ईरान की विदेश नीति में बदलाव के सवाल पर उमैर अनस कहते हैं कि ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ईरान का जो राजनीतिक सिस्टम है वो इस्लामी क्रांति के बाद ऐसा बनाया गया है कि आप कहीं से भी बटन दबाएं, लेकिन सत्ता आपके पास ही रहती है। वे कहते हैं जैसे कि लोकतंत्र में कई पार्टियां होती हैं और संस्थाएं निष्पक्ष होती हैं, लेकिन ईरान के सिस्टम में एक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई हैं और वहां 2 फौजें हैं। इस्लामी इंकलाब की फौज खामनेई के पास है, जो बाहर की सुरक्षा को ज़्यादा देखती है। दूसरी सरकारी फौज है जो राष्ट्रपति के पास है। अनस कहते हैं ज़्यादातर ताकतवर फौज सुप्रीम लीडर के पास है। इसी तरह से कोर्ट में नियुक्तियों में भी सुप्रीम लीडर का प्रभाव होता है। संसद और राष्ट्रपति उम्मीदवार को चुनने का काम गार्जियन काउंसिल करती है। गार्जियन काउंसिल सुप्रीम लीडर के तहत आती है। अमेरिका की भूमिका के सवाल पर अनस कहते हैं कुल मिलाकर ये ऐसा सिस्टम है जिसमें कई फिल्टर हैं। कहने को वो लोकतंत्र है, लेकिन ये ऐसा बना है जिससे इस्लामी इंकलाब का चेहरा बना रहे और वो ना टूटे। भविष्य में ईरान और पश्चिमी देशों के रिश्तों के सवाल पर अनस कहते हैं कि इसराइल के गाजा पर हमले के बाद से ईरान के संबंध पश्चिमी देशों से बहुत ख़राब हुए हैं। इसके साथ ही इसराइल ने ईरान में भी कई बार हमले किए हैं, जिससे ईरान में सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। वह कहते हैं ईरान को लगने लगा है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान अगर उन पर हमला हो सकता है तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर वो इसराइल को हमला करने की खुली छूट दे देंगे। अगर बाइडेन के जाने से पहले इसराइल और गाजा के बीच शांति नहीं होती है तो ईरान को एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अनस कहते हैं कि इसी वजह से ईरान ने कहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को कभी भी शुरू कर सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ तो वो परमाणु हथियार बनाने से पीछे नहीं हटेगा। वो कहते हैं कि ये भारत के लिए चिंताजनक हो चुका है, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि उसके पड़ोस में एक और परमाणु हथियारों से संपन्न देश हो। इसको नज़रअंदाज करने के लिए ज़रूरी है कि बातचीत के जरिए मामला सुलझ जाए। लगता है कि भारत पश्चिमी देशों से
एक बार फिर अपील करेगा कि ये मामला हल किया जाए। भारत अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को बिगड़ने नहीं देना चाहता, जिसमें ईरान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।